बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन स्ट्रोक। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का फर्स्ट नंबर डिसऑर्डर है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी काजेस क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट वगैरह हम करते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ इन तक रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया में नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ ब्रेन स्ट्रोक? ब्रेन स्ट्रोक जो है ना, ये किस चीज़ को कहते हैं? तो जब हमारे साथ ब्रेन में कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, या कोई रप्चर हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड सप्लाई जो है ना वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उस वजह से हमारे साथ ब्रेन में जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं तो उसकी या तो डेथ हो जाती है उस टिश्यूज़ की, या वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है। तो उस वजह से वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उस वजह से वहाँ पे टिश्यूज़ जो है ना वो डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो ब्रेन है उसमें वो पार्ट जो है ना क्या हो जाती है, वो मुरझाया हुआ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाती है। ठीक है, जब भी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारे साथ जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अ स्ट्रोक अकर व्हेन एन आर्टरी टू द ब्रेन बिकम ब्लॉक्ड और रप्चर मतलब पटा हुआ। ठीक है, जब भी हमारे साथ कोई आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाए या वो पट जाए तो उसकी वजह से जो ब्रेन सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक फिर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल टिश्यू की डेथ हो जाती है, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ एन एरिया ऑफ ब्रेन टिश्यूज ड्यू टू लॉस ऑफ इन इट्स ब्लड सप्लाई, सेरेब्रल इन्फार्क्शन एंड सिम्टम्स दैट अकर सडनली। अच्छा स्टूडेंट, सेरेब्रल इन्फार्क्शन का क्या मतलब है? ये हमारे साथ इस्केमिक स्ट्रोक को कहते हैं। जब हमारे साथ ब्लड सप्लाई ब्रेन तक कम हो जाए तो उसको हम सेरेब्रल इन्फार्क्शन भी कह सकते हैं या इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है ना ये हमारे साथ सडनली आ जाते हैं जब भी ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाती है। अब कॉमन टाइप्स है ब्रेन स्ट्रोक की, तो उसमें हमारे साथ द फर्स्ट वन इज इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक अटैक। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक होती है उसमें हमारे साथ एक्चुअली ऐसा होता है कि ब्लड वेसल जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हो जाती है। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में ऐसा होता है कि ब्लड वेसल जो है ना वो कमज़ोर होते हैं, वो वीकेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं। जब वो फट जाते हैं तो इस दौरान भी स्ट्रोक हो जाती है। ठीक है, एंड ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक जो है ना ये हमारे साथ जस्ट इज़ अ वार्निंग होती है, मतलब थोड़े सेकेंड्स के लिए, घंटा के लिए, एक दिन के लिए जो है ना इंसान जो है ना वो पैरालाइज हो जाती है, टेम्परेरी क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है ना वीकनेस फील कर देती है, एक हाथ में, एक पाँव में, एक साइड पे। ठीक है, तो फिर वो एक दिन बाद जो है ना वो दोबारा से ठीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे साथ टेम्परेरी होती है, ये एक वार्निंग होती है कि ये आपको मिनी स्ट्रोक आया है, अपने आप को डॉक्टर तक ले चलो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वरना आप जो है ना हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देख ले तो इसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, यानी जो विजल है वो क्या हो गई है, वो जो विजल है वो पड़ गई है, तो इस वजह से हमारे साथ जो ब्लड सप्लाई है वो सही ब्रेन तक नहीं हो रही है। इसके में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट आया है एंड आर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो गया है, ये बंद हो गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो वेसल्स है वो नैरो हो गए हैं, जिस वजह से हमारे साथ जो विजल है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी विजल्स बंद हो जाए और नैरोइंग की वजह से तो उस दौरान हम उसको आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये सिटी स्कैन है। सिटी स्कैन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें दिखाई दे कि कौन सी जगह जो है ना वो रप्चर हो गई है, या कौन सी जगह में ब्लॉकेज हो गया है, या कौन सी जगह में सेल की डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ब्रेन है, ये नॉर्मल ब्रेन है। जब हम स्ट्रोक के पेशेंट के ब्रेन को देखेंगे तो इसी तरह से ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे वाइट जो है ना ये हमारे साथ नॉर्मल ब्रेन दिखाई दी गई है, लेकिन एक्चुअल जब हम करते हैं तो वहाँ पे जो हम सिटी स्कैन को देखेंगे तो वहाँ पे जो वाइट एरिया होती है ना वहाँ पे स्ट्रोक होती है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो जगह है ये ब्लैक वाली, तो यहाँ पे रप्चर हो गई है या ब्लॉकेज हो गई, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ हो गई है, तो इस जगह को ब्लड सप्लाई नहीं हो गई है, जिस वजह से हमारे साथ ब्रेन स्ट्रोक हो गई है। ये वही टाइप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक इस तरह से होती है। ये जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, ये ब्लॉकेज परमानेंटली होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो है ना परमानेंट पैरालाइज होती है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देख लें
तो यहाँ पे क्या हो गया है कि रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो ब्लड है वो ब्रेन तक सही से नहीं चला जाता, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो गया है, ये टेम्प्रेरी TIA है, यानी टेम्प्रेरी क्लॉट आया है, ये दोबारा से इस वजह में आ जाते हैं और दोबारा से निकल जाते हैं, ठीक है। ये टेम्प्रेरी होता है, दोबारा से ठीक हो जाता है। प्रिवेलेंस अगर इसकी देख ले कि वर्ल्ड वाइड में ये कितना हो गया है, ठीक है। तो हमारे साथ जो स्ट्रोक होती है ना, स्ट्रोक, तो इसकी अगर हम देख ले तो स्ट्रोक जो है ना हमारे साथ इसकी जो नंबरिंग है वो कितना है कि स्ट्रोक इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, ठीक है। स्ट्रोक जो है ना वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सेकंड मोस्ट है तो फर्स्ट वन कौन सा है, तो फर्स्ट हमारे साथ हार्ट अटैक है, ठीक है। हार्ट अटैक से ज़्यादातर लोग जो है ना वो डायरेक्ट मर जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड में स्ट्रोक जो है ना ये हमारे साथ सेकंड मोस्ट कॉमन डेथ की काज हो सकती है, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट, अगर यूनाइटेड स्टेट में देख ले तो स्ट्रोक आर द 5th मोस्ट कॉमन काज ऑफ द डेथ, ठीक है। वहाँ पे 5th मोस्ट काज है, ठीक है, डेथ की वजह, मतलब इसकी वजह से 5th नंबर जो कॉमन चीज़ है डेथ तो इससे हो सकती है, तो वो हमारे साथ स्ट्रोक है यूनाइटेड स्टेट में, USA में। एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिसेबलिंग नर्वस सिस्टम डैमेज इन एडल्ट, ठीक है। और ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज है, जब भी एडल्ट लोग होते हैं तो उसकी नर्वस सिस्टम जो है ना इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट अबाउट 7,95,000 पीपल हैव अ स्ट्रोक, ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट में आप लोग देख ले तो 7,95,000 लोग जो है ना वो स्ट्रोक में मुब्तला है, ठीक है। अबाउट ईयर हम देख ले तो ईयर में क्या हो सकती है कि ईयर में तकरीबन 1,30,000 लोग जो है ना वो स्ट्रोक की वजह से मर सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में जो है ना इसकी जो शुमार हो गए हैं तो वो 7,95,000 पीपल जो है ना वो स्ट्रोक में मुब्तला है, जबकि 1,30,000 जो है ना पर ईयर इससे डेथ हो जाती है, ठीक है। स्ट्रोक आर मच मोर कॉमन एमंग ओल्डर पीपल दैन एमंग यंगर पीपल। स्ट्रोक जो है ना वो ज़्यादातर ओल्डर पीपल में हो जाते हैं, ठीक है। उसकी जो ब्रेन है वो डिसेबल हो जाते हैं, यूजुअली बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर दैट लीड टू स्ट्रोक प्रोग्रेस ओवर टाइम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ एक प्रोग्रेस ओवर टाइम वाला डिजीज़ है, यानी टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, हमारे जो ब्रेन है वहाँ पे रप्चर या वहाँ पे जो क्लॉट वगैरह है वो बन जाती है और इस तरह से स्ट्रोक जो है ना वो अकर हो जाती है। ये ज़्यादातर यानी 2/3 लोग जो है ना वो हमारे साथ 65% से जो ओल्डर एज के लोग होते हैं ना तो उसमें 2/3 लोग जो है ना वो स्ट्रोक में मुब्तला होते हैं, ठीक है। स्ट्रोक इज़ मोर कॉमन एमंग वोमेन एंड एमंग मेन। स्ट्रोक जो है ना वो हमारे साथ वोमेन में ज़्यादा कॉमन है देन एमंग मेन, ठीक है। मेन से मतलब वोमेन में स्ट्रोक जो है ना वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेन। एंड नियरली 60% ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रोक, और 60% डेथ जो है ना वो स्ट्रोक से हो जाती है वोमेन की, ठीक है। पॉसिबली बिकॉज वोमेन आर एन एवरेज ओल्डर व्हेन द स्ट्रोक अकर, क्योंकि हमारे साथ जो वोमेन होते हैं वो एवरेज ओल्डर में मतलब 65 से भी कम ओल्डर में, ठीक है, उसको स्ट्रोक हो सकती है, ठीक है। और जो मेन है उसमें ज़्यादातर 65 से अबव होती है। ब्रेन आर्टेरियल सर्कुलेशन, अब इसमें हम बात करेंगे आर्टेरियल सर्कुलर जिसको हम सर्कल ऑफ विलिस भी कहते हैं उसके बारे में। तो सर्कल ऑफ विलिस जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ एक सर्कल की शेप होती है जिससे हर साइड पे क्या हो गए हैं, इसको बड़े बड़े आर्टरी आ गए हैं जिसकी वजह से हमारे साथ जो ब्रेन है वहाँ तक सप्लाई हो जाती है। इस सर्कल ऑफ विलिस से ब्रेन तक सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, अगर सर्कल ऑफ विलिस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ गई तो इसकी वजह से डायरेक्ट ही क्या हो जाती है, डायरेक्ट ही जो स्ट्रोक है वो अकर हो जाती है। तो सर्कल ऑफ विलिस एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे साथ जो ब्रेन है वहाँ पे कभी भी स्टॉपेज या ब्लॉकेज या ब्लड नहीं हो जाती, ठीक है। जब भी वहाँ पे थोड़ी सी भी स्टॉप आ जाती है ब्लड की तो उसकी वजह से डायरेक्ट ही इंसान जो है ना वो स्ट्रोक में मुब्तला हो जाता है। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन सो क्रिटिकल, ये एक क्रिटिकल सिस्टम होता है जो कि किस वजह से होती है, जो कि हमारे साथ अरेंज ऑफ आर्टेरियल कार्ड जिसकी अरेंजमेंट हो गई है, आर्टरीज की अरेंजमेंट हो गई है एक सर्कल के जरिए से जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है कि विच सराउंडेड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक चिसम, ठीक है। ये हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक नर्व से क्या हो गए हैं, वहाँ से सराउंड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्या बताया है कि द आर्टेरियल सर्कल रिसीव ब्लड फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड एंड बेसिलर
आर्टरीज, ठीक है। बेसिलर आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड से क्या होते हैं, जो ब्लड है वो रिसीव हो जाती है, ठीक है। कहाँ तक, ब्रेन तक। ओनली 20% ऑफ पीपल हैव कंप्लीट आर्टेरियल सर्किल, 20% लोगों में कंप्लीट आर्टेरियल सर्किल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है, 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज पे, इसमें 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब रिमेंबर रखना है। 2 इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती है, 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती है, एंड 1 इंटीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरी होती है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। The circle of Willis begins to form when the right and left internal carotid artery enter to the cranial cavity, and each one divides into 2 main branches, the इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो सर्कल ऑफ वेलस होती है, यहाँ तक लेफ्ट एंड राइट साइड से एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई है, ठीक है। और वही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये फर्दर डिवाइड हो गई है 2 हिस्सों में। एक को हम कहते हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एक को हम कहते हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और ये कहाँ पे चले गए हैं, ये हमारे साथ क्रेनियल कैविटी में चले गए हैं, वहाँ पे ये ब्लड जो है ना ये जमा हो जाते हैं और फिर वहाँ से ब्रेन तक ब्लड चले जाते हैं, ठीक है। द सर्कल ऑफ Willis provide कोलेरेटल ब्लड फ्लो। सर्कल ऑफ विलिस जो है ना, ये हमारे साथ क्या कर देती है, कोलेरेटल मतलब कलेक्टिवली ब्लड फ्लो जो है ना वो क्या कहाँ तक कर देती है, बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेटरी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन तक कर देती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इस्कीमिया, ये हमारे साथ ब्रेन को इस्कीमिया से बचा देती है। एवं द वेसल डिजीज एंड डैमेज वन ऑफ मोर एरियाज, ठीक है। चाहे हमारे साथ वेसल्स में एक या मोर जो वेसल है वो डैमेज हो गए हो, तो उस दौरान भी ये जो है ना, ये हमारे साथ जो ब्रेन है उसको इस्कीमिया से बचाने की कोशिश करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे साथ सर्कल ऑफ विलिस है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका डायग्राम जो है ना ये सर्कल की तरह है, ठीक है। इसमें जो दिस वन कैविटी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरोटिड कैविटी कहते हैं। इस कैरोटिड कैविटी को ये बड़ा आर्टरी आ गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इस साइड से भी एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई है, ठीक है। इसके ज़रिए से यहाँ तक ब्लड आ जाते हैं, फिर इससे जो है ना ब्रेन तक सप्लाई होती है। अगर आप लोग पोस्टीरियर साइड पे देख ले, तो पोस्टीरियर साइड पे 2 बड़ी आर्टरीज है जिसको हम वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, ठीक है। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी जो है ना यहाँ पे बेसिलर आर्टरी के साथ क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, यानी ये दोनों आर्टरी यहाँ से भी आ गई है, यहाँ से भी, और बेसिलर आर्टरी के साथ इसकी कनेक्शन हो गई है। फिर यहाँ पे हमारे साथ एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। एक इस साइड पे होती है, एक इस साइड पे होती है। तो ये बेसिलर आर्टरी जो है ना, ये इन दोनों की भी कनेक्शन कर देती है, यहाँ पे इसकी कनेक्शन हो जाती है। फिर हमारे साथ जो कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती है, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एक ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये बेसिलर आर्टरीज से सप्लाई कर देती है कहाँ तक, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज तक, ठीक है। और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये यहाँ तक जितना भी ब्लड है उसकी क्या कर देती है, यहाँ तक ले आते हैं और यहाँ से फिर सप्लाई कर देते हैं ब्रेन तक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे साथ सर्कल ऑफ विलिस हो गया। अब हम पढ़ेंगे हाइपोक्सिया, इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन। तो लिखा गया है कि जो हाइपोक्सिया होती है, ये हमारे साथ जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, मतलब ब्लड की सप्लाई हो रही है लेकिन उसमें ऑक्सीजन कम हो गई है, ठीक है, तो उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इस्कीमिया जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाए, ठीक है। एंड इन्फार्क्शन जब हमारे साथ विजल जो है ना वो वीक हो जाए, या विजल जो है ना वो क्या हो जाए, मोटे मोटे हो जाए, जिसकी वजह से हमारे साथ जो विजल है वो तंग हो जाते है, और जब वो तंग हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है, तो उसको हम इन्फार्क्शन कहते हैं। जिस तरह से हमने एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की, the brain required a constant delivery of glucose and oxygen from the blood से ब्रेन को ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की एक कांस्टेंट लेवल चाहिए, ठीक है। although the brain account for only 1% to 2% of body weight, ब्रेन जो है ना ये हमारे साथ 1 to 2% जो है ना, इसके मतलब हमारे बॉडी के मुताबिक इसकी वेट जो है ना 1 to 2% होती है, ठीक है। इट रिसीव 15% ऑफ रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट, ये हमारे साथ रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट जो है ना वो 15% रिसीव करते हैं, जबकि टोटल बॉडी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है ना वो 20% रिसीव करती है। द ब्रेन इज हाईली एरोबिक टिश्यूज, ठीक है। ब्रेन जो है ना ये हमारे साथ हाईली एरोबिक टिश्यूज है। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एरोबिक टिश्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। द ब्रेन में बी डिफ्राइव्ड
of oxygen by any of several mechanism, functional hypoxia is a setting of low partial pressure। जब भी हमारे साथ ब्रेन को ऑक्सीजन की लेवल जो है ना वो कम हो जाए या ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर कम हो जाए तो उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इम्पेयर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसका इस्कीमिया, जब भी इम्पेयर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाए तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की जो कैरी है या जो ब्लड की कैरी है वो सही से नहीं हो रही है, तो इस दौरान हम कहते हैं इस्कीमिया। आइदर ट्रांशिएंट और परमानेंट, या तो ये ट्रांशिएंट यानी टेम्परेरी होती है या हमारे साथ ये परमानेंट होती है। आफ्टर इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल सर्कुलेटरी फ्लो, ठीक है। और ये कब होती है? जब हमारे साथ जो नॉर्मल सर्कुलेटरी फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो उस दौरान हमारे साथ या तो परमानेंट इस्कीमिया हो जाती है यानी परमानेंट स्ट्रोक क्या हो जाती है, या टेम्परेरी। अब TIA के बारे में पढ़ेंगे तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि ट्रांशिएंट इस्केमिक डिजीज़ जो है ना ये हमारे साथ अटैक जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, एक एपिसोडिक होती है, यानी कुछ टाइम के लिए आ जाती है फिर ठीक हो जाती है, ठीक है। ये टेम्प्रेरी होती है, इसकी वजह से हमारे साथ टेम्प्रेरी डिजीनेस आ जाती है, लाइट हेडेक आ जाती है, लॉस ऑफ विजन हो सकती है एंड सेंस ऑफ वीकनेस हो जाती है। सेंसेस जो है ना वो वीक हो सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर बॉडी में भी वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। पैरालिसिस यानी बॉडी जो है ना वो मुरझाई सी हो जाती है एक साइड पे, ठीक है, फिर उस पर आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, हेडेक हो सकती है एंड अच्छा स्टूडेंट्स, एपीजिया हो जाती है। एपीजिया यानी जो लैंग्वेज है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। वो सही से फिर बातें नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जो माउथ है उसकी भी एक साइड की वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उसको एपीजिया भी हो जाती है। TIA ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक may result from spasm of disease cerebral arteries, ठीक है। क्या होता है कि ये हमारे साथ ये जो TIA है ना ये ज़्यादातर किसी स्पाजम्स की वजह से भी आ जाती है, यानी जो मसल्स वगैरह है वो स्पाजम्स हो जाती है उसकी वजह से, तो उसकी डिजीज़ की वजह से भी हमारे साथ TIA जो है ना वो हो सकती है। इट लास्ट फ्रॉम जस्ट अ मोमेंट टू अ फ्यू hours and is often in early warning of impending stroke, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि इट लास्ट फ्रॉम जस्ट अ मोमेंट टू अ फ्यू हावर्स एंड इज़ ओपन इन अर्ली वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग स्ट्रोक, ठीक है। ये हमारे साथ एक वार्निंग होती है इम्पेंडिंग स्ट्रोक की कि आपको इसके बाद स्ट्रोक हो सकती है, तो इस वजह से आप जो है ना डॉक्टर के पास जाए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, ठीक है। डॉक्टर के पास जाए, कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले ले। वार्निंग क्या होती है? वार्निंग 5 साइंस जो है ना 5 वार्निंग साइन फॉर स्ट्रोक जो है ना वो हमारे साथ क्या होती है कि सडनली नमनेस एंड वीकनेस हो जाती है, ठीक है। यानी जो हाथ पाँव है वो कमज़ोर हो जाते हैं, टिंगलिंग सी हो जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है, फेस में, आर्म्स में एंड लेग्स में, यानी स्पेशली वन साइडेड बॉडी में, ठीक है। सडन कन्फ्यूजन होती है, ट्रबल स्पीकिंग होती है। ट्रबल स्पीकिंग यानी जब वो आप उससे कोई बात कर रहे हो तो वो सही से समझ नहीं सकती और वो फिर दोबारा जो जवाब देता है तो वो दूसरा जवाब देता है, सही से वो कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, और स्पीच की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो सही से नहीं कर सकता। सडन विजन प्रॉब्लम, उसको जल्द मतलब सडनली उसको विजन प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी विजन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। सडन डिफ़िकल्टी वॉकिंग और डिजीनेस, उसको वॉकिंग या डिजीनेस जो है ना वो जब भी वो वॉकिंग करता है तो उसको डिफ़िकल्टी हो जाती है, यानी उसको चक्कर आना वगैरह महसूस हो जाती है, उसकी बैलेंस जो है ना वो लॉस हो सकती है, ठीक है। उसकी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी वो चलता है तो दोनों पाँव जो है ना वो सही से हिला नहीं सकते, एक पाँव सही से हिल रही है लेकिन दूसरा जो है ना उसमें वीकनेस आ गई है, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ साइन एंड सिम्टम है या जो वार्निंग साइन है वो स्ट्रोक की है। सीवियर हेडेक, उसको सीवियर हेडेक होगी, ठीक है, जो जिसकी कोई भी काज नहीं होगी और उसी सीवियर हेडेक होगी। अब रिस्क फैक्टर की तरफ आते हैं तो रिस्क फैक्टर में हमारे साथ स्मोकिंग हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, इसकी वजह से स्ट्रोक आ सकती है, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए तो उसकी वजह से भी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो सकती है क्योंकि जो वेसल्स है वो नैरो हो सकती है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, वो फिजिकल इनएक्टिव हो तो उस दौरान भी ज़्यादातर, या ओब्यूज़ हो ज़्यादा तो उस दौरान भी ब्लड सप्लाई कम हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकती है। कैरोटिड और अदर सेरेब्रल आर्टरी डिजीज़, या तो कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ है या सेरेब्रल आर्टरी डिजीज़ है, अदर सेरेब्रल आर्टरी डिजीज़ की वजह से
रिस्क फैक्टर हो सकती है। एंड सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स या कोई और ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे साथ जो ब्लड सप्लाई है वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ गया है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? जब भी किसी को स्ट्रोक हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? तो एस्पायरेशन निमोनिया हो सकती है, क्योंकि उसकी माउथ जो है ना या उसकी जो एक साइड ऑफ द बॉडी है वो कमज़ोर हो गई है। तो जब भी वो कोई खुराक लेगा, पानी पिएगा, तो उसकी ये चांसेस है कि वो जो हमारे साथ जो सांस लेने की जो नाली होती है वहाँ तक वो खुराक चला जा सकता है, जिसकी वजह से उसे एस्पायरेशन निमोनिया हो सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शन होगी, ठीक है, एंड डीवीटी होगी, डीवीटी यानी डीप वेन ट्रोम्बोसिस हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलस होगी, ठीक है। इसी तरह से शोल्डर सबलुक्सेशन का क्या मतलब है? यानी ये जो शोल्डर है एक साइड पे, ये जो है ना ये अपनी जगह से हिल जाएगी, ठीक है, इसकी इम्बैलेंस आ जाएगी। डिप्रेशन जो है ना ये भी एक साइन एंड सिम्टम होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना चेंजेस आए हैं जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो इस वजह से उसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो सकती है। माल नरिशमेंट एंड प्रेशर सोर्स हो सकती है, क्योंकि वो खुद हिल नहीं सकता, तो इस वजह से हमारे साथ उसको प्रेशर सोर या अल्सर वगैरह बन सकती है। फाल्स वो गिर सकता है, ठीक है। इसी तरह से सीजर जेट भी आ सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा साथ जो स्ट्रोक था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्किंसंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन, क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।